नमस्कार। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रमानुसार बीए प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान के द्वितीय प्रश्न पत्र प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचार का प्रथम अध्याय मनु, जिसका सप्तांग सिद्धांत महत्वपूर्ण है। मनु के सप्तांग सिद्धांत का अध्ययन हम प्रस्तुत वीडियो में करेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में हमने मनु के विचारों के अंतर्गत मनु का परिचय प्राप्त किया और दूसरे वीडियो में हमने मनु द्वारा रचित मनुस्मृति की विषय वस्तु को समझने का प्रयास किया। प्रस्तुत वीडियो में मनु का सप्तांग सिद्धांत। हिंदुओं का कानूनी साहित्य तीन भागों में विभाजित है: धर्मसूत्र, धर्मशास्त्र और टीकाएं। धर्मशास्त्र इसमें महत्वपूर्ण है और धर्मशास्त्र में मनुस्मृति अथवा मानव धर्मशास्त्र महत्वपूर्ण है। मनुस्मृति केवल धर्मशास्त्र ही नहीं वरन एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें मानव के संपूर्ण सामाजिक जीवन के नियमन की व्यवस्था के साथ साथ विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले राजनीतिक सिद्धांतों को विवेचित किया गया है। इसमें मानव जीवन के सामाजिक पक्ष के उन सिद्धांतों का विवेचन किया गया है जो सभी कालों और देशों में लागू किए जाते हैं। वास्तव में ये सिद्धांत देश और काल की सीमाओं से परे सर्वव्यापी हैं। लेखक के वैज्ञानिक दृष्टिकोण के कारण इस ग्रंथ को समस्त भारत में मान्यता प्राप्त है। मनु द्वारा रचित मनुस्मृति के रचना काल में विभिन्न विद्वानों में मतैक्य का अभाव पाया जाता है, लेकिन इसमें सर्वाधिक प्रामाणिक मत मुजूमदार और पुसालकर का है, जिन्होंने मनु द्वारा रचित मनुस्मृति का रचना काल ईस्वी पूर्व 3110 वर्ष पूर्व माना है। मनुस्मृति में 12 अध्याय हैं, जिनमें मानवीय जीवन के प्रत्येक पक्ष का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विवेचन प्रस्तुत किया गया है। इसमें ऐसा कहा जाता है कि प्रारंभ में 1 लाख श्लोक थे, जो कम होते होते 12,000 रह गए, लेकिन वर्तमान संस्करणों में इसमें 2,694 श्लोक देखने में आते हैं। वास्तव में मनुस्मृति मानवीय सामाजिक जीवन के संपूर्ण विधान है। इसके साथ साथ इसमें जीवन के विभिन्न पक्ष यथा राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक अन्य पक्षों का भी नियमन प्रस्तुत किया गया है। मनुस्मृति के अंतर्गत मनु के राजनीतिक विचारों में राज्य का सप्तांग सिद्धांत विवेचित किया गया है। राज्य के घटकों के लिए मनु ने प्रकृति शब्द का इस्तेमाल किया है। मनु के अनुसार राज्य की 7 प्रकृतियां हैं, जिसमें पहला स्थान उसने स्वामी को दिया है। मनुस्मृति में कहा गया है कि प्रत्येक प्रकृति को उसके पश्चात दी गई प्रकृति की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण स्वीकार किया जाना चाहिए। अर्थात राज्य का सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान स्वामी, जिसे राजा कहा जाता है और महत्व के क्रम में दूसरा स्थान मंत्री है। इसका तात्पर्य यह है कि राजा के द्वारा मंत्री या मंत्रीगण की सहायता से कार्य किया जाना चाहिए। शासन व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए राज्य की अन्य प्रकृतियों को सुदृढ़ रखते हुए उनका समुचित उपयोग किया जाना चाहिए।
अब इसमें हम अध्ययन करेंगे पहले बिंदु का स्वामी। मनु ने राजा के लिए स्वामी शब्द का इस्तेमाल किया है, जिसका आशय यह है कि राज्य की समस्त व्यवस्था का जो सेंटर पॉइंट है, जो केंद्र बिंदु है, वो राजा है। राजा की स्थिति राज्य में ठीक उसी प्रकार की है जिस प्रकार की स्थिति शरीर में मस्तिष्क की है। शरीर में सर्वोच्च स्थान पर मस्तिष्क है, उसी प्रकार राज्य में सर्वोच्च स्थान राजा का है। राजा के बिना राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। उसी प्रकार मस्तिष्क के बिना, मस्तिष्क जब काम नहीं करता है तो शरीर कोमा में चला जाता है। ऐसा कहा जाता है राजा को प्रशासनिक क्षमता, दायित्वों के प्रति अटूट निष्ठा तथा समस्त नैतिक गुणों से युक्त होना चाहिए। राजा को ऐसे विद्वानों से जो तीनों वेदों के ज्ञाता हो, तीनों सनातन विद्याओं जैसे दंड नीति, तर्क विद्या और ब्रह्म विद्या का ज्ञान प्राप्त करते रहना चाहिए। उसे व्यवहारिक व्यक्तियों से वाणिज्य, व्यवसाय तथा धन की प्राप्ति की विद्या सीखनी चाहिए। राजा जितेंद्रिय होना चाहिए। उसे अपनी इंद्रियों को सदैव वश में रखना चाहिए ताकि वह अधर्म से हटकर धर्म के अनुकूल आचरण कर सके। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है मंत्री। मंत्री के बारे में मनु ने मनुस्मृति में लिखा है, किसी व्यक्ति के लिए सरल कार्य भी अकेले संपादित करना कठिन है, अतः महान फल देने वाला राज्य कार्य तो अकेले राजा के द्वारा चलाया ही नहीं जा सकता है। उन्होंने इस बात पर बल दिया है कि राजशक्ति का प्रयोग अकेले राजा द्वारा नहीं वर्ण संस्थागत रूप में ही किया जाना चाहिए। अतः शासन कार्यों का संचालन करने के लिए राजा के द्वारा मंत्रियों को नियुक्त किया जाना चाहिए। मंत्री को बुद्धिमान, स्थिर चित्त अर्थात आपात स्थिति में भी ना घबराने वाला व शत्रु पक्ष के दबाव से राज्य हित की अवहेलना ना करने वाला होना चाहिए। उसने कहा कि राजा के द्वारा सुयोग्य मंत्रियों से परामर्श प्राप्त करते हुए राज्य कार्य किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है पुर, जिसका तात्पर्य किला, परकोटा या राजधानी होता है। मनु का मत है कि पुर पूर्णतः सुरक्षित होना चाहिए। उसमें रक्षा एवं भरण पोषण की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। मनु ने पुर की कई श्रेणियां बताई हैं, जैसे धनवन दुर्ग, मही दुर्ग, जल दुर्ग, वृक्ष दुर्ग, मनुष्य दुर्ग और गिरि दुर्ग। नेक्स्ट है राज्य। राज्य से तात्पर्य क्या है, राज्य का अर्थ क्या है? अकॉर्डिंग टू मनु, राज्य की भूमि और उसमें निवास करने वाली जनता। अर्थात राज्य की भूमि कैसी है? बंजर है, उपजाऊ है, खनिज तत्वों से परिपूर्ण है अथवा नहीं है, और उसमें निवास करने वाली जनता का नैतिक स्तर कैसा है, उसकी संस्कृति कैसी है, उसकी विचारधारा कैसी है। राज्य की प्रकृति के रूप में राज्य का उल्लेख भ्रम पैदा करता है, लेकिन मनु ने यहाँ राज्य शब्द का प्रयोग उसी अर्थ में किया है जिस अर्थ में कौटिल्य ने अपने सप्तांग सिद्धांत में जनपद शब्द का अर्थ प्रयोग किया है। नेक्स्ट है कोश। मनु के अनुसार कोश राज्य का न केवल अनिवार्य अपितु महत्वपूर्ण अंग है। मनु के अनुसार राजा के पास समुचित मात्रा में कोष होने पर ही वह प्रजा की सुरक्षा और उसके कल्याण के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य करने के दायित्वों की पूर्ति कर सकता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, बिन अर्थ सब सून, अर्थ का मतलब रुपया, पैसा, चल अचल संपत्ति। अगर राजा के पास समुचित मात्रा में आर्थिक संसाधन नहीं है
तो वह उसके राज्य में निवास करने वाली जनता का समुचित कल्याण नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है दंड। दंड का आशय राज्य की रक्षा करने वाली शक्ति अर्थात सेना से है। मनु ने सेना के अनेक अंगों का उल्लेख किया है। मनु के अनुसार दंड शक्ति राजशक्ति का निर्णायक तत्व होता है, जिसकी धुरी पर ही सारे राज्य का संचालन होता है। राज्य के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए दंड के सिद्धांत को सबसे अधिक महत्व प्रदान किया गया है। दंड की सर्वोच्चता या सर्वोच्च महत्व के कई सारे कारण हैं, जैसे दंड सभी मनुष्यों का रक्षक है और इसी कारण मनुष्य स्वधर्म का पालन करते हैं। यह सर्वोच्च तथा सर्वशक्तिमान है। दंड ही संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था की रक्षा और देखभाल करता है। दंड राज्य की संपत्ति की रक्षा तथा बुद्धि के लिए अनिवार्य है। वह स्वयं निर्भय होता है और सबको निर्भय रखता है। नेक्स्ट है मित्र। मित्र का आशय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राज्य के मित्र अथवा राज्य के अन्य राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध से है। मनु सहित प्राचीन भारत के समस्त राजनीतिक चिंतन में इस बात पर बल दिया गया है कि राज्य अपनी रक्षा और अन्य उद्देश्यों की पूर्ति कर सके, इसके लिए उसे अन्य राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने चाहिए और उसके जो मित्र हैं वो ऐसे होने चाहिए कि कठिन परिस्थितियों में भी राज्य और राजा का साथ दे सके। जैसा कि हम जानते हैं कि मित्र वही है जो विपत्ति काल में व्यक्ति की सहायता करे। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी राज्य की सहायता विपत्ति के समय करने वाले उसके मित्र होने चाहिए। मनु ने राज्य की प्रकृतियों की तुलनात्मक वरीयता का निर्धारण किया है, लेकिन ऐसा करते हुए उसने इस बात पर बल दिया है कि ये समस्त प्रकृतियाँ राज्य के समस्त घटक जैसे स्वामी, मंत्री, पुर, राज्य, कोष, दंड, मित्र राज्य के लिए नितांत आवश्यक है। इसीलिए ही इसे सप्तांग की संज्ञा दी गई है और ये सभी प्रकृतियाँ राज्य के ये सभी घटक एक दूसरे पर निर्भर हैं। मनुस्मृति के 7वें अध्याय में स्पष्ट कहा गया है कि जिस कार्य विशेष की सिद्धि किसी भी प्रकृति विशेष से होना संभव होती हो, उस प्रकृति को उस विशिष्ट कार्य के संदर्भ में श्रेष्ठतम माना जाना चाहिए। यह मनुस्मृति के श्लोक संख्या 297 में वर्णित है। इस प्रकार प्रस्तुत वीडियो में हमने यह जाना कि राज्य के विशाल कार्यों को संपन्न करने के लिए राजा की सहायता के लिए कुशल मंत्री होने चाहिए और राज्य की जनता और राज्य की भूमि श्रेष्ठ स्तर की होनी चाहिए। पुर अर्थात किला, परकोटा, राजधानी सुरक्षित होनी चाहिए। खजाना खाली नहीं होना चाहिए। सेना पूर्णतः जनता को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करवाने वाली होनी चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मित्र वही है जो राज्य के राष्ट्रीय हितों को संपन्न करने में, पूर्ण करने में सहायता प्रदान करते हैं। यह था मनु का सप्तांग सिद्धांत। धन्यवाद।